अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। यूनाइटेड नेशन एक बैनुल-अक़वामी तंज़ीम के तौर पर हमारे सामने है और इसका जो फ़ंक्शन है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ये किस तरह से इसने पूरी दुनिया पर अपनी एक अथॉरिटी कायम की हुई है। तो आप पीएमएस, सीएसएस, पीपीएससी आप जिस मर्ज़ी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आईएएस है, आपका इंटरनेशनल लॉ है, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट हैं, तो आपको हर लिहाज से यूनाइटेड नेशन से किसी न किसी तरह से इस टॉपिक से वास्ता पड़ेगा। तो आज हम इसको पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इसका बैकग्राउंड किस तरह से लीग ऑफ नेशन फेल हुई, वो क्यों बनी, वर्ल्ड वार सेकंड किस तरह से, वर्ल्ड वार सेकंड से हमारे पास यूनाइटेड नेशन का क्या अमल में आया और यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर क्या है, जनरल असम्बली, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर 5 परमानेंट हैं क्यों हैं, 10 नॉन परमानेंट क्यों हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का क्या काम है, यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, और इसी तरह जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका क्या काम है। ट्रस्टीशिप काउंसिल इस वक्त इनएक्टिव हो चुकी है, क्या वजह है कि वो इनएक्टिव हो चुकी है, कौन सी टेरिटरीज थी जो उसके अंडर थी, किस तरह से उन्होंने आज़ादी हासिल की। हम यूनाइटेड नेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर है हम उसको एक एक करके बैकग्राउंड से लेकर उसके आखिरी ऑर्गन तक एक एक को मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशन के बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें लीग ऑफ नेशन से स्टार्ट करना होगा, और लीग ऑफ नेशन से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि लीग ऑफ नेशन प्रेडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन थी यूनाइटेड नेशन की, और इंटरनेशनल लेवल पर जो पहली सतह की जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, वो लीग ऑफ नेशन थी। तो लीग ऑफ नेशन जो कि पहली जंग अज़ीम के बाद बनाई गई थी, उस वक्त जो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था वुडरो विल्सन ने कहा कि पहली जंग अज़ीम में काफ़ी ज़्यादा तबाही हो चुकी है, तो इस तरह की तबाही फ्यूचर में इससे बचने के लिए, इस तरह की जंग से, तबाही से बचने के लिए हमें एक इंटरनेशनल लेवल की कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी, जहाँ पर पीसफुल निगोशिएशन के ज़रिए से मसाइल को हल किया जा सके ताकि मज़ीद किसी किस्म की कोई जंग ना हो। तो उनके इस आइडिया को लीग ऑफ नेशन के तहत पूरा किया गया था, और वुडरो विल्सन के इस आइडिया की वजह से इनको 1919 में नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। लेकिन जो ये लीग ऑफ नेशन थी, इसका जो क़याम अमल में लाया गया था वो वर्साइल ट्रीटी के तहत लाया गया था। वर्साइल ट्रीटी जो कि 1919 में साइन हुई थी, जिसको हम पीस ट्रीटी भी कहते हैं, पेरिस में हुई थी, जिसने जो पहली जंग अज़ीम थी उसको दी एंड पे लाया था, और एक पीसफुल निगोशिएशन हुई थी जिससे पहली जंग अज़ीम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। वर्साइल ट्रीटी का जो पार्ट 1 था उसमें ये दर्ज था कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो इंटरनेशनल लेवल की कोऑपरेशन करेगी और मज़ीद ऐसी जंगों से हमें बचाएगी। तो पार्ट 1 वर्साइल ट्रीटी का जो था उसके ज़रिए से लीग ऑफ नेशन का क़याम अमल में लाया गया, लेकिन ये फ़ेल हो गई। इसके फ़ेल होने की सबसे बड़ी जो वजह थी, उसमें सबसे पहले आ जाती है यूएसए की आइसोलेशन पॉलिसी। यूएसए जो कि लीग ऑफ नेशन का खालिक था, जिसने आइडिया दिया था, उसके अपने मुल्क ने ही इसको अलाउ नहीं किया कि तुम लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन करो। जो सेनेट थी हमारी, दूसरा अमेरिका की, उसने ये बिल ही नहीं पास किया। 2 वजह थी उसकी आइसोलेशन पॉलिसी। एक वजह तो ये थी कि यूनाइटेड स्टेट ने कहा कि पहली जंग अज़ीम की वजह से हमारा अपना बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो हम दुनिया से आइसोलेट होते हैं, हम अपनी इकोनॉमी पर, हम अपने डोमेस्टिक अफेयर्स पर तवज्जो देंगे, हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी जो वजह थी वो लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन ना करने की, वो ये थी कि यूनाइटेड स्टेट की जो सेनेट थी उसने ये कहा कि ये पहली सतह की ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रही है, और वुडरो विल्सन यानी कि यूएसए एक लीग ऑफ नेशन के खालिक के तौर पर उभर रहा है, तो इससे यूनाइटेड स्टेट का जो अखराजात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और हम इतने ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये एक तो ये कि एक बड़ी वर्ल्ड पावर उसने ज्वाइन नहीं किया। दूसरी इसकी फेलियर की वजह क्या थी, वो थी एक्सपेंशनिज़म पॉलिसी। एक्सपेंशनिज़म पॉलिसी को फॉलो किया इटली ने और जापान ने। इटली और जापान ये दोनों लीग ऑफ नेशन के परमानेंट मेंबर्स थे। अब ये जो परमानेंट मेंबर्स थे, इन्होंने रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ा के रख दी। सबसे पहले जो जापान है, इसने मंचूरिया पर अटैक कर दिया। मंचूरिया जो आज का चाइना है, इस पर एक जगह है, उस पर इसने हमला करके कब्ज़ा कर लिया 1931 में।
और जापान के ख़िलाफ़ उस वक्त लीग ऑफ नेशन में 40 मेंबर्स ने इसके ख़िलाफ़ वोट दिया कि ये विड्रॉ करे, मजम्मत की। 58 कंट्रीज़ में से 58 में से 40 ने कहा कि तुम विड्रॉ करो, लेकिन जापान ने विड्रॉ नहीं किया, बल्कि इसने ढिठाई का इजहार करते हुए लीग ऑफ नेशन को ही छोड़ दिया। इसने कहा जी हम इंपीरियलिस्टिक पावर हैं, हम वर्ल्ड पावर हैं, हम विनर्स हैं पहली जंग अजीम के, तो हमें आप निकाल रहे हैं, हम पर आप अपने उसूल व ज़वाबित का इतलाक़ कर रहे हैं, नहीं हमें नहीं चाहिए। दूसरा जो हमारे पास है इटली, इटली भी वर्ल्ड पावर थी, फैशिस्ट इटली था, बड़ी अजीम एक ताकत थी उस वक्त की। इटली ने हमला कर दिया इथोपिया पर, जिसको हम सेकेंड इटैलो इथोपियन वार भी कहते हैं 1935 में। और इसके ख़िलाफ़ भी लीग ऑफ नेशन ने सैंक्शंस लगा दी, इकनॉमिक मौशी पाबंदियाँ लगा दी, लेकिन इसने भी विड्रॉ करने की बजाय लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया। और इसकी जो हमी रियासतें थीं उन्होंने भी इसको फॉलो करते हुए, जो इसके साथ थी, उन्होंने भी लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया। पॉलिटिक्स चल रही थी सारी की सारी। अब आप देखें इसके साथ साथ जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर भी एक बहुत बड़ी पावर थी, इसने भी पहली जंग अजीम के बाद लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन नहीं किया 1919 में, इसने ज्वाइन किया 1939 में, और 1939 में ही इसने फिनलैंड पर हमला कर दिया। तो लीग ऑफ नेशन ने इसको इसकी वजह से एक्सपेल कर दिया। तो एक्सपेल करने पर इसने कहा चलो ठीक है, इसने ये नहीं कहा कि हमें क्यों निकाला, इसने कहा निकाल दिया तो निकाल दिया, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें कि लीग ऑफ नेशन की जो लेजिटिमेसी थी, इसकी कोई मनिंदा सुनिंदा भी कोई नहीं, बिल्कुल वो जो ये उसूल, जो ये अपना फ़ैसला सादर करती, उसका इतलाक़ ही कहीं नहीं हो रहा था, उसकी एप्लीकेशन ही नहीं थी, तो लेजिटिमेसी लीग ऑफ नेशन की बिल्कुल ज़ीरो होकर रह गई। और इसके साथ ही दूसरी जंग अजीम स्टार्ट हो गई, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, जर्मनी भी उस वक्त लीग ऑफ नेशन को छोड़ चुका था 1939 से बहुत पहले, ग़ालिबन 1934 के दौरान ही ये लीग ऑफ नेशन को छोड़ चुका था। तो लीग ऑफ नेशन को छोड़ चुका था, तो इस पर तो लीग ऑफ नेशन की लेजिटिमेसी की इतलाक़ ही नहीं होता था। तो आप ये देखें कि जो बड़ी बड़ी पावर्स थीं उस वक्त की, जो बड़े बड़े चौधरी थे, जिस तरह गांव के मुखिया होते हैं, अगर वो ही, उन पर ही रूल ऑफ लॉ नहीं है, और दूसरा वो उस तंजीम को छोड़ के जा रहे हैं जिसने पूरे गांव में, पूरी दुनिया में एक अथॉरिटी को, अपने एक पीस को कायम रखना है, निगोशिएशन करनी है, वो छोड़ रही हैं। जापान छोड़ गया, इटली छोड़ गया, यूएसएसआर 1939 में ज्वाइन कर रहा है, यूएसए ने ज्वाइन ही नहीं किया, और इस तरह से जो बड़े हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। और दूसरा लीग ऑफ नेशन, सबसे बड़ी बात, लीग ऑफ नेशन की अपनी आर्मी नहीं थी। ये लीग ऑफ नेशन अपने जो पीस कीपिंग मिशंस थे, ये इस तरह के उस तरह का जो सीन होता था, उनके इतलाक़ के लिए ये मेंबर कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट थी। हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो इस वक्त की है, उसकी अपनी एक आर्मी है, लेकिन लीग ऑफ नेशन की आर्मी नहीं थी, तो इसको डिपेंड करना पड़ता था इटली पर, जापान पर, और जो दूसरी बड़ी पावर थी। और जाहिर सी बात है उस वक्त इन्हीं की मिलिट्री सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और यही छोड़ के जा रहे थे। तो जब ताकत नहीं होगी तो फिर अमन कैसे कायम रखा जाएगा। तो इस तरह से ये लीग ऑफ नेशन फेल हो गई, इसकी लेजिटिमेसी बिल्कुल फेल हो गई। और इसके फेलियर के बाद ही दूसरी जंग अजीम, इसके फेलियर की सबसे बड़ी जो वजह थी वो दूसरी जंग अजीम थी। दूसरी जंग अजीम में क्या हुआ, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, और जर्मनी के साथ साथ कौन था, जापान था, इंपीरियलिस्टिक जापान, और फैशिस्ट इटली, और नाज़ी जर्मनी, ये तीन हमारे पास एक्सिस पावर्स थी। जर्मनी स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा एक विनर के तौर पर उभर रहा था। 1939 में जब इसने हमला किया तो 1941 तक इसने जर्मनी ने पोलैंड पर कब्ज़ा कर लिया, डेनमार्क पर कब्ज़ा कर लिया, और इसी तरह साथ नॉर्वे पर कब्ज़ा कर लिया। जर्मनी ने अपने साथ वाले मुल्क स्विट्ज़रलैंड पर भी कब्ज़ा कर लिया। इधर उसने ग्रीस पर, लग्जमबर्ग पर, साथ बेल्जियम पर, इन सारे मुल्क पर वो कब्ज़ा करता चला गया, ग्रीस पर भी। तो लीग जो जर्मनी था ये जीत रहा था, विनर था उस वक्त, और फ्रांस के भी काफ़ी इलाकों पर इसने कब्ज़ा कर लिया था। तो स्टार्टिंग में तो जंग का जो पलड़ा था वो किसके हक़ में जा रहा था, जर्मनी के हक़ में जा रहा था, और इसके साथ इटली और जापान भी थे। और ये तीनों चाहते थे कि हम अपना जो वर्ल्ड पावर का हमारा जो स्टेटस था पहले वाला, हम उसको गेन करेंगे, जर्मन एम्पायर काम करेंगे, और जो इटली था वो रोमन एम्पायर काम करना चाहता था, और इसी तरह जापान इंपीरियलिज़म को फॉलो कर रहा था। तो जो अलाइड पावर्स थी, इनको रोकने के लिए जो अलाइड पावर्स थी, जो स्टार्टिंग में हमारे पास कौन कौन था, यूएसए मेन,
यूके और यूएसएसआर, जर्मनी ने यूएसएसआर पर भी हमला किया था। तो इन तीनों ने मीटिंग्स करना स्टार्ट कर दी कि हम किस तरह से इनसे छुटकारा पा सकते हैं, इनको किस तरह से हराएं। तो इन्हीं मीटिंग्स के दौरान इन्होंने ऐसा किया कि पूरी दुनिया को दावत दी कि आप हमारे साथ आएँ, हमारे साथ मिलकर जर्मनी, इटली, जापान के ख़िलाफ़ हमारी मदद करें, अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हमें दें, अपने मिलिट्री रिसोर्सेज हमें दें, और इसके साथ साथ जो आपकी ज़मीन है आप उसको जर्मनी के हक़ में इस्तेमाल ना होने दें। और आपको यहाँ पर एक और बात बता दूं कि ये जो अलाइड का लफ्ज़ है, इसका मतलब था यूनाइटेड नेशन, और ये मतलब किसने निकाला? यूएसए के प्रेसिडेंट एफ डी रोजवेल्ट ने कहा कि हम वो लोग हैं, हमारे जो ममालिक हैं यूएस, यूके, यूएसएसआर, ये वो हैं जो मिलकर इत्तेहाद में मुत्तहिद होकर जर्मनी, इटली, जापान यानी कि ट्राई पार्टिट पैक्ट एक्सिस पावर्स के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उनको शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं। तो रोज़वेल्ट ने ये टर्म जो है यूनाइटेड नेशन की, ये उस वक्त दी थी बैनुल-अक़वामी तंजीम के तौर पर नहीं, बल्कि एक मिलिट्री अलाइंस के तौर पर दी थी कि हम इसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूनियन ऑफ सोशल सोवियत रिपब्लिक, नहीं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इन्होंने जो पूरी दुनिया को दावत दी थी, इन्होंने दावत दी थी, एक ऐलान किया था, दावत देने का मतलब है एक ऐलान किया था, एक इलामिया जारी किया था, जिसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। एक इलामिया, पूरी दुनिया में आप हमारे साथ मिलें, जर्मनी, इटली, जापान के ख़िलाफ़ हम लड़ते हैं। कब हुआ था ये? 1 जनवरी 1942 को, और इस पर स्टार्टिंग में ही 22 कंट्रीज़, 22 ममालिक ने इस पर साइन कर दिया था कि हम आपके साथ मिलकर जर्मनी, इटली, जापान के ख़िलाफ़ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मिलिट्री रिसोर्सेज को डिप्लॉय करेंगे, और जर्मनी, इटली, जापान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की पीसफुल निगोशिएशन नहीं करेंगे। इस डिक्लेरेशन पर साइन करने का मतलब ही यही था। और इस डिक्लेरेशन पर 1942 से लेकर 1945 तक तकरीबन 45 प्लस कंट्रीज़ ने इस पर साइन कर दिया था कि हम आपके साथ हैं। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर नोट करें कि बैनुल-अक़वामी तंजीम यूनाइटेड नेशन कैसे बन रही है। उसका जो सीड था, उसका जो बीज था, वो तो पहले ही लीग ऑफ नेशन के ज़रिए से पिनप रहा था, लेकिन यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन के मौके पर उसका जो एक दोबारा, एक जिस रिनाइसेंस कहते हैं, वो दोबारा से उभर रहा था। कैसे? अब देखें, जो 45 प्लस कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके और यूएसएसआर, चाइना, फ्रांस यानी कि अलाइड पावर्स को ज्वाइन कर लिया था, तो इस वजह से एक पूरी दुनिया उनके साथ मिल रही थी, अलाइड पावर्स के साथ मिल रही थी। तो एक किस्म का ये एक आप कह सकते हैं कनेक्शन डेवलप हो रहा है पूरी दुनिया के ममालिक के दरमियान। मिलकर ये अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, ये सारे मिलकर अपने मिलिट्री रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन, एक कनेक्टिविटी डेवलप हो रही है। तो इसी मौके के पेश नज़र उस वक्त के जो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट, इसने कहा कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो लीग ऑफ नेशन की सक्सेसर के तौर पर काम करे, जिसमें दुनिया के तमाम ममालिक शामिल हों, और ताकि पीसफुल निगोशिएशन के ज़रिए से हम आगे मज़ीद फ्यूचर में इस तरह की कोई तबाही, इस तरह की कोई जंग हमें देखने को ना मिले। तो फ्रैंक डी रोज़वेल्ट का जो ये आइडिया था, इस पर अमल करने के लिए एक और पूरी दुनिया के जो ममालिक थे जिन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन पर साइन किया था, ये और बाकी सारे जो थे, उनको दावत दी गई, उनकी बैठक बुलाई गई, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये वो कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पर यूनाइटेड नेशन का क़याम अमल में लाया गया था। और ये कब हुई थी? ये हुई थी अप्रैल 1945 में हुई थी। तो इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 50 कंट्रीज़ ने अपने अपने डेलीगेट्स भेजे, और इन्होंने, और ये ज़्यादातर वही थे जिन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन पर साइन किया हुआ था जर्मनी, इटली, जापान के ख़िलाफ़। तो 50 प्लस कंट्रीज़ के डेलीगेट्स आए, उन्होंने कहा ठीक है जी, हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो इस तरह से एक बैनुल-अक़वामी तंजीम का क़याम अमल में लाया गया था। एक दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, वो भी ज़हन में रखिए कि जो ओरिजिनल जो कंट्रीज़ थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन चार्टर पर साइन किया था, वो 51 थे, यहाँ पर 50 हैं।
पोलैंड वो कंट्री था जिसने बाद में ज्वाइन किया था, वो अपनी किसी सियासी यानी कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ सका था। ओरिजिनल सिग्नेटरीज कितने थे? 51 थे यूनाइटेड नेशन चार्टर के। यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है, जिस तरह किसी मुल्क का आइन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि वो मुल्क कैसे काम करेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मुकन्ना अमला अदलिया कैसी होगी, इसी तरह यूनाइटेड नेशन कैसी होगी, ये काम कैसे करेगी, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। और तो उस पर जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया उसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर। और ये चार्टर तैयार किया गया था अप्रैल 1945 से। ओ हिल गया है। यानी कि यूनाइटेड नेशन काम कैसे करेगी, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होगा, और इकोनॉमिक सोशल काउंसिल में कितने मेंबर्स होंगे, सिक्योरिटी काउंसिल कैसे काम करेगी, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, वर्किंग प्रोसीजर कैसे होगा, उस सारे को एक ड्राफ्ट के अंदर एक आइन के तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर साइन किया गया, जिसको हम यूनाइटेड नेशन चार्टर कहते हैं। और ये चार्टर तैयार हुआ था इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान 1945, अप्रैल 1945 से लेकर 26 जून 1945, 26 जून 1945। और 26 जून 1945 ये वो दिन था जिस दिन यूनाइटेड नेशन चार्टर को साइन किया गया था। 51 सिग्नेटरीज थे जिन्होंने साइन किया था। और इस चार्टर को जो प्रोमलगेट किया गया था, इसका इतलाक़ किया गया था ऑफिशियली, तमाम के तमाम जो ममालिक थे, 51 कंट्रीज़ थे, उन्होंने इसको रेटिफाई किया था। उस दिन को हम कहते हैं UN डे, 24 अक्टूबर 1945। ये वो दिन है जब यूनाइटेड नेशन का क़याम बाकायदा तौर पर अमल में लाया गया था। इस तरह से यूनाइटेड नेशन का क़याम अमल में लाया गया था। ये सारा इसका बैकग्राउंड है। अब हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन कैसी है, ये कैसे काम करती है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है। पूरे का पूरा पोस्टमार्टम पूरे का पूरा पोस्टमार्टम हम करके रहेंगे। यूनाइटेड नेशन के हमारे पास 6 ऑर्गन्स हैं, और अब हम एक एक ऑर्गन को डिस्कस करते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसका क्या सीन है, क्या स्ट्रक्चर है, और ये ऑर्गन किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, वर्किंग कैसी है इनकी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, पहला जो ऑर्गन है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली। अच्छा, आपने इस टर्म पर गौर करना है, जनरल असम्बली। तमाम की तमाम जो मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशन की, उन तमाम का असम्बलेज ऑन अ जनरल लेवल, यानी कि ये वो ऑर्गन है जिसमें यूनाइटेड नेशन के तमाम जो मेंबर स्टेट्स हैं, 193 जो इस वक्त हैं गालबन, वो तमाम के तमाम इसका हिस्सा हैं। बाकी कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो भी हैं, उनमें कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है जिसमें तमाम के तमाम मेंबर स्टेट्स को रुकनीत दी गई हो। सिर्फ़ और सिर्फ ये है। क्यों है, देखते हैं, इसके फंक्शन से हम देखेंगे। आपने ये देखना है कि ये जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल और ये जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, इनका एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा है, ताकि आपको वर्किंग की समझ आए। अच्छा, 193 इसके 193 इसके मेंबर्स हैं। इसके फंक्शंस क्या है? पहला तो इसका काम है डिस्कशन। अब जाहिर सी बात है, जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं 193, पूरी की पूरी दुनिया इसमें शामिल है तकरीबन। तो तमाम के तमाम ममालिक को ये हक़ दिया जाता है कि आप आएँ, अपने अपने मसाइल लेकर आएँ, उनको डिस्कस करें। और ये जो जनरल असम्बली का सेशन होता है हर साल सितंबर में, उसमें तमाम के तमाम मेंबर स्टेट 193 पूरी दुनिया के वज़राए आज़म, सदूर और दूसरे मोनार्क जितने भी हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं, सारे के सारे वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो हर मुल्क का जो हेड ऑफ़ स्टेट है, उसको ये हक़ दिया जाता है कि आप आएँ और अपना मसला पूरी दुनिया के सामने रखें, और इंटरनेशनल लेवल का हो चाहे नेशनल लेवल का हो, ताकि डिस्कशन हो, डिबेट हो, वो अपना मसला लोगों के सामने पेश कर सके पूरी दुनिया के सामने। तो ये इसलिए है जनरल असम्बली, ताकि तमाम मुल्क इसमें हिस्सा ले सकें डिस्कशन में। तो एक तो इसका काम है डिस्कशन का। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो हमारे पास है इलेक्शन का। अगर सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करना है तो भी जनरल असम्बली करेगी।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस हैं उनका इंतखाब करना है, जनरल असम्बली, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट का जो सेक्रेटरी जनरल है, पूरी यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है उसका इंतखाब करना है, तो भी जनरल असम्बली। इकोनॉमिक सोशल कौंसिल के मेंबर जनरल असम्बली इलेक्ट करेगी। इसी तरह ट्रस्टीशिप काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन जनरल असम्बली करेगी। दूसरा काम क्या हो गया, इलेक्शन। तीसरा काम क्या है, तीसरा काम है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स चलें, रिपोर्ट्स से क्या लें कि बाकी के जो भी ऑर्गन्स हैं, यूएन सेक्रेटरीट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो भी हैं ऑर्गन, वो अपना अपना काम जो है उनका, वो अपना अपना काम लेकर आएंगे और जनरल असम्बली के सामने रखेंगे कि हमने इस साल ये काम किया, ये हमारी रिपोर्ट्स हैं, ये हमारी आउटपुट है। क्यों जनरल असम्बली के सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जनरल असम्बली में तमाम के तमाम मेंबर स्टेट्स शामिल हैं, तो पूरी दुनिया के सामने यूनाइटेड नेशन अपना काम रख रही है। दूसरे अल्फाज में, दूसरी तरह से, अगर दूसरे एंगल से देखा जाए कि हमने ये काम किया। जैसे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक एनुअल रिपोर्ट बनाता है पूरे साल की कि इस साल यूनाइटेड नेशन ने क्या काम किया एज अ होल। तो वो जो रिपोर्ट पेश करता है सेक्रेटरी जनरल पूरी यूनाइटेड नेशन का, वो जनरल असम्बली में पेश करता है ताकि पूरी दुनिया को वो बताए कि मैंने ये काम किया। इसी तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हमारे पास हेड है वो भी अपनी रिपोर्ट जनरल असम्बली में ही पेश करता है इसी वजह से। तो अब इसका ये देखें, ये जो डिस्कशन है ये किस तरह से काम करती है, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की डिस्कशन है। अच्छा, डिस्कशन में जो पॉलिटिकल हमारे अफेयर्स हैं उन पर भी डिस्कशन होती है, इकोनॉमिक अफेयर्स पर भी डिस्कशन हो सकती है, सोशल अफेयर्स पर भी डिस्कशन हो सकती है। तो जो जनरल असम्बली है इसके अंदर मज़ीद इसकी छोटी छोटी कमेटीज़ हैं, कमीशंस हैं, और इसको हम कहते हैं सब्सिडरी ऑर्गन्स। और इनका काम क्या होता है कि जो डिस्कशन हुई है उस पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनानी है और जनरल असम्बली को पेश करनी है। मिसाल के तौर पर अगर इसमें आप देखें, यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली की जो कमेटियाँ हैं वो तकरीबन 6 कमेटियाँ हैं, जिसको हम फर्स्ट कमेटी, सेकंड कमेटी, थर्ड कमेटी, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कहते हैं। इसमें पहली है डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, नाम से ही जाहिर है ये क्या काम करेगी। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी, सोशल ह्यूमैनिटेरियन कल्चरल कमेटी, स्पेशल पॉलिटिकल डीकोलोनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव बजटरी कमेटी एंड लीगल कमेटी, ये 6 इसकी कमेटियाँ हैं। और जो डिस्कशन होगी उस डिस्कशन के मुताबिक वो कमेटी उसको डील करेगी। और फिर क्या होगा डिस्कशन के बाद, डिस्कशन के बाद जो कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी वो जनरल असम्बली को देगी और जनरल असम्बली फिर उस पर रेजोल्यूशन पास करेगी। जनरल असम्बली उस पर रेजोल्यूशन पास करेगी। रेजोल्यूशन का ये मतलब होता है कि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असम्बली उसने अपना एक फ़ैसला दिया कि इस मामले पर हमारा ये फ़ैसला। जैसे इमरान खान ने जो तकरीर की थी बहुत ही ज़्यादा वो बड़ी बल्ले बल्ली हुई थी उसकी, तो वो जो तकरीर थी उसको कमिटीज़ ने डिस्कस किया। फॉर एग्ज़ाम्पल कमेटी ने डिस्कस करने के बाद सब्सिडरी ऑर्गन्स ने डिस्कस कर लिया और उस पर यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली पास करेगी रेजोल्यूशन। जी ठीक है, इमरान खान ने जो कहा है इसके इस बात पर हमें इत्तफाक करना चाहिए और इसकी इस बात को प्रमोट करना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। तो जो ये रेजोल्यूशन पास करेगी यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली, जो ये रेजोल्यूशन पास करेगी, ये रेजोल्यूशन किसी किस्म का कोई लीगल इसका स्टेटस नहीं है। ये जो रेजोल्यूशन है ये सिर्फ़ और सिर्फ पूरी दुनिया के लिए या सिक्योरिटी काउंसिल के लिए एक रिकमेंडेशन है कि आप ऐसा करें। इसकी कोई लीगल कानूनी हैसियत, लेकिन अखलाकी तौर पर एक हैसियत है जी। आखिर 193 कंट्रीज़ ने अपनी एक रेजोल्यूशन पास किया, तो एक मॉरल वैल्यू तो है, लेकिन इसकी कोई लीगल नहीं है हैसियत। अच्छा, ये इसका ऑर्गन, ये इसका स्ट्रक्चर जिस तरह से ये काम करते हैं, इसका एक प्रेसिडेंट होता है जो हर साल मुंतखब होता है और जनरल असम्बली ख़ुद उसे इलेक्ट करती है। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो थे उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट के तौर पर भी सर्व किया था और सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान पाकिस्तान के पहले फ़ॉरेन मिनिस्टर थे। अहमदी कम्युनिटी से ये बिलोंग करते थे, अहमदी। तो इस तरह से ये यूनाइटेड नेशन का जो स्ट्रक्चर है ये काम करता है। लेकिन एक और चीज़ जो है वो आपने यहाँ पर एक जो एडिशनल है वो है कि
जो ऑब्जर्वर होते हैं यूनाइटेड नेशन के वो क्या होते हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक भी जनरल असम्बली से है, क्योंकि जनरल असम्बली ऑब्जर्वर को मुंतखब करती है कि ये ऑब्जर्वर होंगे और ये नहीं होंगे। सिक्योरिटी काउंसिल या दूसरे ऑर्गन का इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जर्वर वो होते हैं जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल डिबेट है, ये वाली डिस्कशन, ये जो जनरल डिबेट है इसमें वो हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा, यूनाइटेड नेशन के वो हिस्सा नहीं है, वो मेंबर्स नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन कहती है चलें जी हम आपको भी थोड़ा बहुत हक दे देते हैं, आप भी आ जाएं गपशप में, आप भी हिस्सा ले लें, तो उनको हम कहते हैं ऑब्जर्वर। जनरल असम्बली में आके हिस्सा लेते हैं, गपशप करते हैं गुफ्तगू में, लेकिन राइट ऑफ वोट उनके पास नहीं होता, लेकिन गुफ्तगू में हिस्सा ले सकते हैं, उनको हम कहते हैं ऑब्जर्वर्स। और ये ऑब्जर्वर्स दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं नॉन मेंबर स्टेट ऑब्जर्वर, यानी कि ऐसे ऑब्जर्वर जो मेंबर नहीं हैं और वो ऑब्जर्वर के तौर पर काम करते हैं। इसमें हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं आज के दिन, एक होली सी जिसको आप वेटिकन सिटी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है फ़लस्तीन, ये दोनों ऑब्जर्वर के तौर पर काम करते हैं। दूसरे जो हमारे पास हैं ऑब्जर्वर की टाइप है वो है नॉन स्टेट ऑब्जर्वर। नॉन स्टेट ऑब्ज़र्वर, ऐसे ऑब्ज़र्वर जो कोई रियासत नहीं है, जो कोई रियासत नहीं है, कोई मुल्क नहीं है, लेकिन वो यूनाइटेड नेशन का ऑब्ज़र्वर है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो हमारे पास है यूरोपियन यूनियन। नॉन स्टेट ऑब्ज़र्वर, नॉन मेंबर स्टेट ऑब्ज़र्वर्स, तो ये इनका ऑब्ज़र्वर का सीन है, ये सारा इसका स्ट्रक्चर है, इसमें किस तरह से डिस्कशन होती है ये सारा। अब जो नेक्स्ट ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल का, सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन का सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑर्गन है। पावरफुल ऑर्गन इस वजह से है, पहली तो ये वजह कि यूनाइटेड नेशन का जो क़याम अमल में लाया गया था उसका बुनियादी मकसद क्या था। उसका बुनियादी मकसद था इंटरनेशनल पीस को, यानी कि फ़र्दर फ्यूचर में किसी किस्म की कोई वॉर नहीं होगी। तो इसके लिए इंटरनेशनल पीस, अमन व अमान को कायम रखने के लिए क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो ये वाला जो काम था सिक्योरिटी को कायम रखने का, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। दूसरा ये इस वजह से भी पावरफुल है कि पूरी दुनिया में 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशन के, कहीं पर भी कोई फ़ैसला है अगर यूनाइटेड नेशन ने लिया है, अगर वो फ़ैसला सिक्योरिटी काउंसिल ने लिया है तो उसकी जो हैसियत होगी वो बिल्कुल लीगल होगी, एक कानूनी हैसियत होगी। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की जो रेजोल्यूशन होती थी उनकी हैसियत कानूनी नहीं होती थी, बल्कि उनकी हैसियत मॉरल होती थी। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन होगी इसकी हैसियत बाइंडिंग होगी, इसका इतलाक़ लाजमी किया जाएगा, ये जो बात करेगी वो ऑथेंटिक होगी, उस पर अमल दरामद भी किया जाएगा। इसीलिए सिक्योरिटी काउंसिल का जो ऑर्गन है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे 1990 में गल्फ़ वार जो हुई थी मिडल ईस्ट में, सदाम हुसैन ने, इराक़ ने किस पर हमला कर दिया, कुवैत पर हमला कर दिया। कुवैत पर जब इसने हमला किया तो सिक्योरिटी काउंसिल ने इराक़ के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन पास की, सिक्योरिटी काउंसिल ने, कि तुम विड्रा कर लो। इसने विड्रॉ नहीं किया, बल्कि इसने उसके ऑयल रिसोर्सेज पर भी कब्ज़ा कर लिया, और जो कुवैत में जो फॉरेनर्स रह रहे थे, यूरोपियन या अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन या जो बाहर के लोग थे, उनको हॉस्टेज बना लिया, कैदी बना लिया। तो सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास की कि उनको भी आज़ाद करो। इराक़ ने ऐसा नहीं किया, सदाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया। फिर इस पर इकनॉमिक सैंक्शंस लगाई गई, इराक़ फिर भी बाज नहीं आया। फिर यूज़ ऑफ फोर्स, एक थ्रेट दिया गया कि हम आपके ख़िलाफ़ फ़ोर्स का इस्तेमाल करेंगे, मिलिट्री इंटरवेंशन, ये टर्म आपने ज़हन में रखनी है। मिलिट्री इंटरवेंशन का जो प्रोसीजर है वो सिक्योरिटी काउंसिल के ज़रिए अमल में लाया जाता है। तो इंटरवेंशन के ज़रिए से फिर इराक़ को कुवैत से निकाल कर इराक़ की सोवरेनिटी को, इसकी जो खुद मुख्तारी थी, सालमियत थी, उसको फिर से बरकरार किया गया था। तो सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशन का जो ये प्रोसीजर है, इसमें आप 3 स्टेप्स कह सकते हैं। पहले स्टेप में ये वार्न करते हैं, दूसरे स्टेप में ये सैंक्शंस लगाते हैं, पाबंदियाँ लगाते हैं, उनके फाइनेंशियल एसेट्स फ्रीज़ कर देते हैं, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। तीसरे स्टेप में फिर क्या करते हैं, यूज़ ऑफ फोर्स, यानी कि मिलिट्री इंटरवेंशन। सिक्योरिटी काउंसिल ही वो इदारा है जिसमें मिलिट्री इंटरवेंशन का काम होता है। इंटरनेशनल पीस को, पीस कीपिंग मिशंस जो हैं वो सारे के सारे किसके अंडर आते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर आते हैं। जैसे आप कॉन्गो क्राइसिस देख लें, आप कोरियन वार देख लें, आप बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना का मामला देख लें,
आप इसी तरह साउथ सूडान में, मिडल ईस्ट में जितने भी पीस कीपिंग मिशंस हैं, आप उन सारों के देखें, उन सारों के पीछे जो काम करने वाला इदारा है वो है सिक्योरिटी कौंसिल, मिलिट्री इंटरवेंशन का जो काम है। और ये जो सिक्योरिटी कौंसिल रेजोल्यूशन पास करती है किसी भी काम के लिए, सैंक्शंस लगाने के लिए या उस फोर्स का इस्तेमाल करने के लिए, सैंक्शंस लगाने के लिए, तो इसके लिए सिक्योरिटी कौंसिल के जो 15 मेंबर्स हैं उनमें से 9 मेंबर्स का उस पर इत्तफाक राय होना लाजमी है, एग्री करना लाजमी है। 9 अगर नहीं करते तो वो फैसला नहीं अमल दरामद लाया जाएगा। और इन 9 में से जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जो कौन कौन से हैं, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना, ये 5 मेंबर्स ऐसे हैं, अगर इन 5 मेंबर में से किसी ने भी उस फैसले पर, उस रेजोल्यूशन पर अपना इजहार राय, इत्तफाक नहीं किया तो वो फैसला कभी अमल दरामद उस पर नहीं किया जाएगा। किसी एक ने कह दिया नहीं, तो उस नहीं का मतलब है नहीं। इस चीज़ को, ये जो इन 5 मेंबर्स की ये जो कुव्वत है, ये जो पावर है, इसको हम कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर, ये किसी भी फैसले के खिलाफ नेगेटिव वोट दे दें तो वो फैसला कभी भी अमल दरामद नहीं होगा। ये 5 परमानेंट मेंबर्स, ये 5 ही क्यों हैं? पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम के विनर्स हमारे पास कौन थे? यही 5 थे, यही हमारे पास अलाइड नेशंस थी, और यही 5 मेंबर्स थे जिन्होंने पूरी दुनिया के ममालिक को दावत दी थी किसके खिलाफ? दूसरा जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ दूसरी जंग अजीम में। और यही 5 कंट्रीज़ थे जिन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनाइटेड नेशन के क़याम में पूरी दुनिया को अपने साथ मिलाया था, कोऑर्डिनेशन के लिए, कनेक्शन के लिए। और सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री स्ट्रॉन्ग थी वो किन की है? इन्हीं की थी। तो ये पावरफुल थे, विनर्स भी यही थे। तो सिक्योरिटी का जो ठेका था वो भी इन्होंने ले लिया कि सिक्योरिटी का काम हम करेंगे, हमारे अलावा कोई सिक्योरिटी का काम नहीं करेगा। लेकिन अगर ये 5 हैं तो फिर नॉन परमानेंट मेंबर्स की क्या ज़रूरत है? ये 5 हैं तो फिर नॉन परमानेंट मेंबर की सिक्योरिटी का काम तो ये कर रहे हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स की क्या ज़रूरत है? नॉन परमानेंट मेंबर्स की ज़रूरत इसलिए थी कि अगर ये 5 ही सिक्योरिटी का काम करते, और सिक्योरिटी हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा, एक जिस तरह किसी मुल्क की जो फ़ौज है, फ़ौज पर जिसका कब्ज़ा होगा उसके उस मुल्क पर रूल करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हमारे पाकिस्तान में जिसका फ़ौज पर कब्ज़ा है वो रूल कर रहा है। इसी तरह सिक्योरिटी कौंसिल एक पावरफुल इदारा है, एक पावरफुल ऑर्गन है, तो इस पर जिसका कब्ज़ा होगा वो पूरी दुनिया में अपना फ़ैसले का इतलाक़ कर सकता है, क्योंकि उसकी रेजोल्यूशन की हैसियत क्या है? बाइंडिंग है, लीगल है। तो दुनिया ने कहा कि जी सारा ठेका तो आपने उठा लिया, सारी चीज़ें आपके पास होगी, हमारे पास क्या होगा? हमारा क्या किरदार होगा? हम कौन सा पार्ट अदा करेंगे? हमारी पार्टिसिपेशन क्या होगी दुनिया में, इंटरनेशनल सिक्योरिटी में, पीस को प्रमोट करने के लिए? आप खुद ही अपने फ़ैसले करेंगे, हमारे ख़िलाफ़ आप फ़ैसला कर देंगे, अगर हम उस पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं करते तो फिर क्या होगा? तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा चलिए ठीक है, हम आपको भी रख लेते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ परमानेंट हैसियत से नहीं बल्कि नॉन परमानेंट हैसियत से रखेंगे। वो भी सिर्फ़ और सिर्फ कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। एक तो आपकी हैसियत होगी नॉन परमानेंट, आप परमानेंट नहीं होंगे, परमानेंट हम होंगे। दूसरा, आप सिर्फ 2 साल के लिए होंगे, हम ता हयात के लिए हैं। और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ये स्टार्टिंग में 6 थे, 1965 में इनकी तादाद बढ़ाकर 10 कर दी गई। अब जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो हमारे पास 10 हैं टोटल। और इनका जो इलेक्शन होता है वो कौन करता है? जनरल असम्बली करती है। और इनका इलेक्शन होता है, हर साल होता है, और हर साल 5 मेंबर्स विड्रा कर जाते हैं, इनके लीव कर जाते हैं, और 5 मेंबर्स का इंतखाब हर साल होता है। 2 सालों के लिए, 2 सालों के लिए। तो ये है यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी कौंसिल है उसकी वर्किंग है। अब ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इनका जो इलेक्शन है, कौन से ऐसे मुल्क होंगे जो नॉन परमानेंट मेंबर्स बनेंगे, ये 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ है वो यानी कि इनके क्राइटेरिया की अब हम बात कर रहे हैं इलेक्शन की, नॉन परमानेंट मेंबर्स के इलेक्शन की। इनका जो क्राइटेरिया है वो, उसकी पहली बुनियाद है रीजन। यूनाइटेड नेशन ने कहा चार्टर में कि हम इस रीजन से इतने मुल्क लेंगे नॉन परमानेंट मेंबर के हिसाब से। ये जो हमारे पास रीजन्स हैं, इसमें हमारे पास 5 रीजन्स हैं गालबन। पहला हमारे पास है
वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर ग्रुप्स, आपको भी मैप पर ये नज़र आएंगे। दूसरा हमारे पास लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन ग्रुप है। तीसरा ग्रुप हमारे पास है अफ्रीकन ग्रुप है। चौथा ग्रुप हमारे पास है ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप है। और पांचवा ग्रुप हमारे पास है एशिया एंड पैसिफिक ग्रुप। ये जो वेस्टर्न यूरोपियन है इससे 2 मेंबर लिए जाते हैं, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन से भी 2 मेंबर लिए जाते हैं, अफ्रीकन ग्रुप से 3 मेंबर लिए जाते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन से 1 मेंबर, एशिया पैसिफिक से 2 मेंबर लिए जाते हैं। अब ये देखें 2 2 4 और 3 7 8 9 10 मेंबर्स ये रीजन की बुनियाद पर इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन एक और दूसरा क्राइटेरिया भी है इसका, वो है फाइनेंशियल एंड मिलिट्री असिस्टेंट। अब देखें सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है, इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी। उसके लिए क्या चाहिए? सिक्योरिटी के लिए फ़ौज चाहिए, मिलिट्री चाहिए, और क्या चाहिए? पैसा भी चाहिए, जाहिर सी बात है। तो वो कंट्रीज़, वो ममालिक जो फाइनेंशली सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन को, या मिलिट्री और फाइनेंशली दोनों तौर पर, उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो यूनाइटेड नेशन के नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स बन सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान, इंडिया, इथोपिया, जापान, जर्मनी वगैरह ये जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री यानी कि अपनी देता है यूनाइटेड नेशन को। जापान का यूनाइटेड स्टेट के बाद गालबन दूसरे नंबर पर यूनाइटेड नेशन में बजट है, सबसे ज़्यादा वो पैसे देता है जापान यूनाइटेड स्टेट के बाद। तो इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं इनकी सिलेक्शन के। या फिर इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि वो कंट्रीज़ जिनकी लीडरशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिन्होंने दुनिया के अंदर लीडरशिप के तौर पर कोई काम किया हो, दुनिया की क़यादत में कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, लोगों की भलाई के लिए, फ्रीडम के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कोई काम किया हो। तो ये वजह है कि अभी तक हमारे पास ऐसे कई कंट्रीज़ हैं जो अभी तक सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स नहीं बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल और मिलिट्री असिस्टेंस नहीं दी। हालांकि वो ज़ाहिर सी बात है इन 5 ग्रुप्स में तो आते ही आते हैं। इन ममालिक में हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, सर्बिया है, म्यांमार है, मंगोलिया है, मोल्डोवा है, मालदीव है, किर्गिज़स्तान है, नॉर्थ कोरिया है, और इसके अलावा हाइची है, ग्रेनाडा है, भूटान है, आर्मीनिया है, अफ़गानिस्तान है, जॉर्जिया है, इरिट्रिया है, और सेल्वाडोर, सिप्रस, काफ़ी ज़्यादा ममालिक हैं। तो ये कंट्रीज़ हैं जो अभी तक सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स भी नहीं बने, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर बता दूँ चाइना की, और दूसरी 2 चीज़ें अब हमने डिस्कस करनी है, एक वीटो पावर का यूज़ और दूसरा चाइना का प्रॉब्लम। पहले देखते हैं वीटो पावर का यूज़। यूनाइटेड नेशन कब बन रही है? 1945 में। 1945 के बाद क्या हो गया? यूएसए वर्सेस यूएसएसआर क्या शुरू हो गई? कोल्ड वार स्टार्ट हो गई। कोल्ड वार स्टार्ट होने की वजह से ये जो दोनों कंट्रीज़ थे, यूएसए, यूएसएसआर, दोनों परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। तो जो भी ये पॉलिसी अख्तियार करने की कोशिश करता यूएसए, उसको यूएसएसआर वीटो कर देता। जो पॉलिसी यूएसएसआर अख्तियार करना चाहता उसको यूएसए वीटो कर देता। तो स्टार्टिंग में यूनाइटेड नेशन के क़याम के बाद इन दोनों ने सबसे ज़्यादा वीटो का इस्तेमाल किया, और इनके इस वीटो के इस्तेमाल की वजह से यूनाइटेड नेशन का जो एक वर्किंग प्रोसीजर था, जो उसका काम करने की सलाहियत थी, कैपेसिटी थी, लेजिटिमेसी थी, वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई है नेगेटिवली। दूसरी चीज़ ये कि जब कोल्ड वार ख़त्म हो गई 1990 में, डेजोल्यूशन हो गई यूएसएसआर की, यूएसएसआर डेजोल्यूट होकर 15 कंट्रीज़ में तब्दील हो गया, तो उसके बाद इन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल कम कर दिया। दूसरी हमारे पास जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनमें यूके और फ्रांस है। यूके और फ्रांस ने स्टार्टिंग में वीटो को यूज़ किया है, लेकिन बहुत कम। 1996-7 से पहले इन्होंने यूज़ किया है, इसके बाद एक दफ़ा भी इन्होंने वीटो का इस्तेमाल नहीं किया, यूके और फ्रांस ने। उसके बाद हमारे पास चाइना आ जाता है। चाइना ने 1996 से पहले सिर्फ एक दफ़ा वीटो का इस्तेमाल किया, सिर्फ एक दफ़ा। लेकिन इसके बाद से लेकर अब तक चाइना गालबन 16 या 17 दफ़ा वीटो का इस्तेमाल कर चुका है। जाहिर सी बात है 1996-97 के बाद से चाइना जिस तरह से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, एक वर्ल्ड पावर के तौर पे इमर्ज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अब दुनिया में अपनी अथॉरिटी किसी न किसी लिहाज से मनवाएगा ना, तो उसके लिए वो वीटो का इस्तेमाल लाजमी बात है करेगा। अच्छा, चाइना का एक और इंटरेस्टिंग केस भी है। चाइना, क्वेश्चन आता है पेपर में
कि चाइना ने कब यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया, तो उसका जवाब है हमारे पास 1971 में। हालांकि चाइना तो फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशन का और ये परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का, तो इसकी वजह है चाइना के अंदर जो सिविल वॉर चल रही थी। दूसरा हमारे पास है कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जो चाइना में आया था 1950s में, यानी कि 1949 में जो आ चुका था। वो क्या सीन था, चाइना जो उस वक्त था 1945 में, उस वक्त चाइना पर जो गवर्नमेंट थी वो थी नेशनलिस्ट चाइना की, नेशनलिस्ट चाइना। और उस वक्त चाइना के अंदर सिविल वॉर भी जारी थी, और ये जो नेशनलिस्ट चाइना था इसको हम कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब सिविल वॉर चल रही है, सिविल वॉर किन किन के दरमियान चल रही है, रिपब्लिक ऑफ चाइना के दरमियान यानी कि नेशनलिस्ट चाइना, और दूसरे हमारे पास थे कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी को कौन लीड कर रहे थे, मोजेडंग। और ये मोजेडंग जो थे, ये जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था ये आया 1949 में। 1945 में ये वाला चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो था, इसकी हुकूमत थी, ये यूनाइटेड नेशन का हिस्सा था, ये यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर के तौर पर आया था। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने नेशनलिस्ट चाइना को, रिपब्लिक ऑफ चाइना को हरा दिया, ये जीत गई थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है इसको धकेल कर किधर शिफ्ट कर दिया, ताइवान में, जो आइलैंड है जिसका पुराना नाम फार्मोसा है, छोटा सा आइलैंड है। जो मेनलैंड चाइना थी उस पर पहले किसकी हुकूमत थी, नेशनलिस्ट चाइना या रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब मेनलैंड चाइना से कम्युनिस्ट पार्टी ने रिपब्लिक ऑफ चाइना को धकेल कर किधर, ताइवान में शिफ्ट कर दिया। और यहाँ पर अब किसकी हुकूमत है, मोजेडंग की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको आज हम कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब जो मेनलैंड चाइना है जिसे आज हम चाइना कहते हैं वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जबकि जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जो ताइवान है, इसको हम ये कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन में नेशनल जो कम्युनिस्ट पार्टी थी मोजेडंग की, उन्होंने कहा कि अब मेनलैंड चाइना जो है उस पर हमारा कब्जा है, हमारी हुकूमत है, पूरा जो चाइना है उस पर हमारा कब्जा है, तो आप हमें यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर के तौर पे लें, ना कि रिपब्लिक ऑफ चाइना को। आप रिपब्लिक ऑफ चाइना को हटाएं और हमें लें सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर में। लेकिन क्या होता, ये इनकलाब कैसे आया था, कम्युनिज़म की वजह से। कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ कौन था, यूएसए। तो जब भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के तौर पर आने की ख्वाहिश जाहिर करता, रेजोल्यूशन पास होती, तो यूएसए क्या कर देता, वीटो जिंदाबाद। तो इस वजह से 1950 से 1971 तक यूएसए ने वीटो का इस्तेमाल करते हुए चाइना को, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं बनने दिया, बल्कि 1971 तक ये जो ताइवान हमारे पास है, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, ये मेंबर रहा है यूनाइटेड नेशन का। 1971 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने रिपब्लिक ऑफ चाइना की जगह ले ली, ताइवान की जगह ले ली, और ताइवान को हटा दिया गया। ताइवान को हटा दिया गया मतलब ये कि ताइवान अब यूनाइटेड नेशन का मेंबर ही नहीं है। इसकी जगह पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आया है, मेनलैंड चाइना जो है वो आया है, ताइवान को हटा दिया गया, और ताइवान अब यूनाइटेड नेशन का मेंबर ही नहीं है बिल्कुल भी। तो और ये ताइवान काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी कर रहा है अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए, लेकिन कोशिशें चल रही हैं। अब इसको इंडिपेंडेंट कंट्री कौन नहीं बनने देगा, जाहिर सी बात है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वीटो का इस्तेमाल करते हुए इसको नहीं बनने देगा, पर एक मेंबर स्टेट के तौर पर भी इसको सामने नहीं आने देगा। तो ये सारा सीन है आपके पास इसका। अच्छा, एक और चीज़, परमानेंट मेंबर्स जो हमारे पास हैं, जो 5 हैं, जिनमें यूएसए, यूके और रशिया, फ्रांस और चाइना, रशिया, फ्रांस और चाइना। अब ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं, अब एक और एजेंडा चल रहा है आजकल कि परमानेंट मेंबर्स में इजाफा किया जाए, और जो कंट्रीज़ हैं जो ये चाहते हैं कि हमें परमानेंट मेंबर बनाया जाए, उनको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज़। और ये G4 कौन कौन से हैं, इनमें इंडिया पहले नंबर पे है, और इसके बाद हमारे पास जापान भी है, इसमें ब्राज़ील भी है, और इसमें जर्मनी भी है। ये 4 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें
परमानेंट मेंबर बनाया जाए। और भी हैं, साउथ अफ्रीका भी है, इजिप्ट भी है। लेकिन ये जो G4 कंट्रीज़ हैं, इनको कौन मेंबर नहीं बनने देगा? वो जो कंट्रीज़ हैं उनका जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं UFC, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस। इसमें हमारे पास आ जाते हैं इटली आ जाता है, इसमें हमारे पास कनाडा आ जाता है, इसमें हमारे पास ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान लाजमी आएगा, वो क्यों चाहेगा कि इंडिया परमानेंट मेंबर बने। इसी तरह कोलंबिया भी है इसमें, और जॉर्जिया, और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं। तो ये हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल का एक हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये कैसे काम करती है, इसके पीस कीपिंग मिशंस, इसकी इकोनॉमिक सैंक्शंस, इसका स्ट्रक्चर, और चाइना का जो सीन है ये किस तरह से आया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में, वो हमने देखा। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स 5 क्यों हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स की क्या ज़रूरत पड़ गई, वर्किंग प्रोसीजर क्या है, वीटो पावर क्या है, और वीटो पावर का इस्तेमाल कैसे कैसे किया गया है। तो अब हम अगले ऑर्गन की तरफ देखते हैं कि ये क्या सीन है।